1 और 2 के नोट्स तो हैं मेरे पास, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पर जैसे जैसे चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे वैसे चैप्टर आपको नोट साथ मिल जाएंगे। इको चेक जो हमने फिर नेक्स्ट देखेंगे, इको चेक में इज एन एरर डिटेक्शन मेथड सिंस वी आर डिस्कसिंग विद द एरर डिटेक्शन मेथड। तो एरर डिटेक्शन मेथड में हमने ये देख लिया था कि इको चेक में हम डाटा सेंड करेंगे और डाटा सेंड करने के बाद वो डाटा वापस आएगा। यानी इसमें क्या रहा है कि इको चेक में अ कॉपी ऑफ डाटा व्हेन यू आर गोइंग टू सेंड द डाटा, तो आपको वापस उस डाटा की कॉपी मिलेगी। जो कॉपी आपको मिलती है अगर वो कॉपी सेम है जो आपने पहले भेजा था उसके साथ मैच कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपके डाटा में कोई गड़बड़ नहीं हुई। दिस इज व्हाट इट हैज रिटन कि इको का मतलब ये होता है कि आपकी चीज दी हुई चीज आपको वापस मिल रही है। तो इको चेक में ये चीज होती है कि इको चेक में अ कॉपी ऑफ डाटा इज सेंड। अब कह रहा है ना कि वंस यू सेंड अ डाटा यू विल रिसीव अ कॉपी ऑफ इट। आपने डाटा भेजा, आपको इसकी कॉपी मिली। तो अगर वो कॉपी आपके भेजे गए ओरिजिनल डाटा से मैच करती है तो इसका मतलब कोई ट्रांसमिशन एरर नहीं है। लेकिन अगर टू सेट ऑफ डाटा डिफरेंट है, जो आपने भेजा और जो आपको रिसीव हुआ, तो इसका मतलब है कि किसी स्टेज के ऊपर एरर आया है। तो ये वाली जो चीज है ये ऐसे ही है कि एक चीज आप एक पार्सल आप किसी को भेजते हैं और वो पार्सल आपने अपने पास से सही भेजा। अब जब अच्छा, इसमें एक बात ये कहता है कि इसके अंदर एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज ये है कि ये रिलायबल मेथड नहीं है। अब यहाँ देखें तो मैंने इसको मेंशन भी किया था कि ये वाला मेथड रिलायबल इसलिए नहीं है। हियर एज यू विल हैव नो डाउट बट दिस इज नॉट रिलायबल। तो उसमें कह रहा है कि अगर दो सेट ऑफ डाटा डिफरेंट आ जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि एरर हुआ किस तरफ है। आपको मैं एक चीज भेजता हूँ, एक डाटा भेजता हूँ और अपने पास से सही भेजता हूँ। आपके पास जब वो पहुंचा वो सही हालत में नहीं था। वो मैंने आपको एक पार्सल भेजा, मेरे पास से मैंने उसकी वीडियो बनाई कि मैंने तो सही भेजा, यानी कोई टूट फूट का शिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। वो पार्सल बिल्कुल अपने पास से सही भेजा। रास्ते में जाते हुए वो कहीं खराब हो गया, जो पार्सल लेके जा रहा था उससे गलती हो गई, कुछ हो गया। अब जब वो आपके पास पहुंचेगा तो वो खराब हालत में होगा, वो सही नहीं होगा। अब क्या होगा, अब रिसीवर ये कहेगा कि आपने मुझे सही नहीं भेजा, और आपका कहना ये होगा कि नहीं मैंने तो बिल्कुल सही भेजा। एक ये सिनारियो है। दूसरा सिनारियो है कि आपने भेजा, रिसीवर तक सही पहुंच गया, ठीक है। रिसीवर के पास से रिसीवर ने सही हालत में भेजा, लेकिन आपके पास आते आते वो किसी वजह से करप्ट हो गया या खराब हो गया। अब रिसीवर तो कह रहा है, सच कह रहा है, रिसीवर कह रहा है मैंने तो सही भेजा, लेकिन आपके पास वो ठीक नहीं पहुंचा किसी ट्रांसमिशन एरर की वजह से। तो इस केस के अंदर सेंडर और रिसीवर फिर आपस में जो है वो दोनों यही बात कहेंगे कि मेरी तरफ से सही किया था, दूसरा कहेगा नहीं मेरी तरफ से भी सही किया था। तो वहां से आप नहीं पकड़ पाओगे कि एक्चुअल एरर किस तरफ है। यस। जी राहिमा, क्वेश्चन है आपको कि मैं आस्क। सर मुझे पूछना है कि एको चेक में जब डेटा दोबारा सेंडर रिसीवर को जब फर्स्ट स्टेज पे सेंडर रिसीवर को भेजता है और फिर दोबारा रिसीवर सेंडर को भेजता है, तो एको चेक में आप नहीं पता लगा सकते कि डेटा में जो मिस्टेक है वो सेंडर की साइड से रिसीवर की साइड से। ऐसा ही है। आपको नहीं पता चल सकता कि जो एरर आया है वो किस साइड से आया है। ऐसा ही है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है ना कि इट्स नॉट वेदर द एरर अकर्ड व्हेन सेंडिंग डाटा इन द फर्स्ट प्लेस और इफ द एरर अकर्ड व्हेन सेंडिंग डाटा बैक फॉर चेकिंग। तो ये पता ही नहीं चलता कि बेसिकली इसका ओरिजिन क्या है। दिस इज ऑल अबाउट, इसमें पेपर ज्यादातर जो भी सवाल आए डिस्क्रिप्शन आई है। ये जो मैंने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये डिस्क्रिप्शन है। इस तरह के डिस्क्रिप्शन ही एरर डिटेक्शन मेथड में आएगी। पैरिटी का तो सवाल बन जाता है, पैरिटी के तो आपने देख लिया कि पैरिटी में तो ब्लॉक ऑफ डाटा वाला सवाल बन जाता है। अच्छा, चेकसम का भी जो सवाल है वो थियोरेटिकल आता है। वो पॉइंट्स आते हैं कि चेकसम में ये 4 पॉइंट्स होते हैं कि चेकसम इज अ वैल्यू कैलकुलेटेड विद अ ब्लॉक ऑफ डाटा। ब्लॉक ऑफ डाटा से आप चेकसम निकालते हो। चेकसम इज सेंड विद द डाटा। नंबर 2, चेकसम को डाटा के साथ भेजा जाता है। एट द रिसीविंग एंड द चेकसम इज रिकैलकुलेटेड, ये तीसरा पॉइंट है। रिसीविंग एंड पे चेकसम रिकैलकुलेट होता है।
if the recalculated value is equals to the value sent with the checksum, यानी recalculated value जो है वो similar होती है पहली value के साथ, then there is no error. But if there is a difference between the recalculated value and the value sent earlier, then there is an error in the checksum. तो इसके भी 4 पॉइंट ही होते हैं. और पैरिटी का मैं आपको पहले बता चुका हूँ. पैरिटी में तो ये ब्लॉक ऑफ डाटा का सवाल आ सकता है एक तरह का, और दूसरा सवाल जो आता है वो ये 0 1s पे आ जाता है कि आप पैरिटी बिट लगा दो. That's how the error detection method ends. Even in the last class maybe I discussed about कि check digit के अंदर आपके पास 4 तरह से check digit में कह रहा है कि 4 when you enter the data entry करते हुए, yes ये P1 में ही आते हैं क्योंकि चैप्टर 2 P1 का हिस्सा है. आपके पास डाटा एंट्री करते हुए 4 तरह से एरर हो सकता है. नंबर 1, आपने इनकरेक्ट डाटा इंटर किया. जैसे आपको भेजना था 5307, आपको भेजना था 5307 और आपने भेज दिया 5327. आपने एक डिजिट गलत डाल दिया, आपने 0 के बजाय 2 डाल दिया. ये है इनकरेक्ट डिजिट. दूसरा कहलाता है ट्रांसपोजिशन. ट्रांसपोजिशन का मतलब है पोजीशन चेंज हो रही है. पोजीशन का मतलब ये है कि आपने भेजना वही सेम 5307 भेजना था, ठीक है ना, भेजना आपने 5307 भेजना था. इंस्टेड आपने उस 30 के बजाय आपने भेज दिया, यानी गिवन आपको भेजना ये था 5307, लेकिन आपने जो भेजा वो आपने भेजा 5037. तो यहाँ पे ये 30 इस स्वैप्ट हो गया 03 से. तो ये इसका एक जो है वो एरर होता है. तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है. और 2 चीजें हो गई. तीसरा कहता है कि आपने भेजना वही सिमिलर 5307 था, लेकिन आपने भेज दिया 537. 0 खा गए, 0 गलती से नहीं लगाया, तो ये कहलाता है ओमिटेड डिजिट. आपने डिजिट ओमिट कर दिया. और इसी के साथ एक और चीज है कि आपने भेजना वही 5307 था और आपने 53107 भेज दिया, यानी कि एक डिजिट 1, यहाँ पे जो 1 आ रहा है वो एक्स्ट्रा लगा दिया. फोनेटिक एरर वो होता है जिसके अंदर आप कहते हो 13 इंस्टेड ऑफ 30. आपने कहना 30 था, आपने 30 कहा बेसिकली, बट उस 30 को इंस्टेड आपने जो इंसर्ट कराया वो 13 करा दिया. तो ये एरर कहलाता है आपके पास फोनेटिक एरर. ISBN नंबर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर. इसकी 2 कैलकुलेशंस है हमारे पास. ISBN 13 की कैलकुलेशन में आपने करना ये होता है कि यहाँ पे आपके पास एक सवाल है और इस तरह की कैलकुलेशन है. इसमें आपने ऑड पोजीशंस यहाँ लिखा हुआ है, इसमें आपने जो ऑड पोजीशंस हैं, ऑड पोजीशंस को अलग लिखना है और इवन पोजीशंस को लिखने के बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई कराना है. ये इसका स्टेप है. तो आप यहाँ देख सकते हो ऑड पोजीशन में 983088 था और इवन पोजीशंस में 704932 था. 704932 प्लस किया तो 25 आंसर बनेगा. 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75 बन जाएगा. 36 और 75 को ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 1111. 10 से डिवाइड करना, ये सारे फिक्स्ड स्टेप है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है कहीं. 10 से डिवाइड करोगे तो 10 11 से 110 होता है और एक बचेगा. जो रिमाइंडर आएगा वही आपका जो रिमाइंडर आता है यानी 1 आ रहा है उसको फिर आपने माइनस करना है 10 से. तो आपके पास आया था 1, तो जब आपने उसको 10 - 1 किया तो आंसर आपके पास 9 आया और वो 9 आपका चेक डिजिट कहलाया. इसी का एक सवाल है 2.7 का. दिस इज द क्वेश्चन. अब किया हुआ है पहले सवाल.
2.7। सर जी जी कहिए। सर अगर हमारे पास दोनों इवन नंबर्स दिए हुए हो, जैसे 8 8 7 दिया हो, तो वो हम उसको ऑड पोजीशन पे लिखेंगे, इवन पोजीशन पे, मतलब दोनों पे लिखेंगे? क्या मतलब, सवाल नहीं समझ पाया। मतलब जैसे अभी हमारे पास जो भी हमने क्वेश्चन देखा था उसमें हमारे पास सारे डिफरेंट नंबर्स थे, तो हमने इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन अलग अलग ली थी। लेकिन अगर हमारे पास दो सेम नंबर्स आ जाए, जैसे 8 8 आ जाए, तो वो इवन पोजीशन और ऑड नहीं, पोजीशन आप दोनों उसको पे आएगा? नहीं नहीं नहीं, आप उसको इस तरह से नहीं समझ सकी। यहाँ पोजीशन का मतलब ये है कि जो डिजिट्स पहली पोजीशन पे है, तीसरी पे है, पांचवी पे है, सातवीं पे है। यहाँ मैं नंबर्स की ऑड इवन होने की बात नहीं कर रहा। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो ये है। मैं सवाल आपके सामने लाता हूँ। वर्ड की स्क्रीन आप लोगों के सामने आ रही है? जी सर। आपका ये है क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आपका सवाल आ गया। इस सवाल में जो मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ ना, ये पहली पोजीशन है। मैं नंबर को भूल जाओ आप। ये पहली पोजीशन, तीसरी पोजीशन, पांचवी पोजीशन, सातवीं पोजीशन, नवीं पोजीशन और 11वीं पोजीशन। आप ये नहीं सोचो कि नंबर इवन है ऑड है। मैं नंबर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, कि मैं पोजीशंस होल्ड कर रहा हूँ कि पहली पोजीशन, तीसरी पोजीशन, पांचवी पोजीशन। नंबर किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है? अब मैं इन तमाम नंबर्स को जो यहाँ पे थे, जो ऑड पोजीशन पे थे, उनको मैं कर देता हूँ आपस में ऐड। ये नंबर है, इनको मैं आपस में कर देता हूँ ऐड। अकॉर्डिंग टू द स्टेप यही करना है मैंने। जहां जहां मेरे पास पोजीशंस पे लिखा हुआ है उसको मुझे सर ऐड ये करना बात क्लियर है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर दोनों नंबर, जैसे अभी है। यहाँ पे सेम हमारे आ पास जाएंगे तो सेम सेम। आप देख लो ना, यहाँ पे सेम का मतलब क्या है? ये 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 5 आ जाए, तो वो वाला अपनी पोजीशन पे जाएगा इवन पे, और दूसरा वाला ऑड पे जाएगा। अब आप यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं वो लिखे जो रेड में थे, 985055। अब उसके अंदर आप जो लिखोगे वो लिखोगे 5, 5 और 5, ये तो हो गए आपके पास 15। 15 और 8 आपके पास 23, 23 और 9 ये आपको देगा 32। ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप ने आपने इवन पोजीशंस वाले नंबर, इवन पोजीशंस का मतलब है 7 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 711, 479, ये वो पोजीशंस थी जो इवन थी। अकॉर्डिंग टू द स्टेप आपने इसको करना था और फिर मल्टीप्लाई कराना था 3 के साथ, यानी सम अप करना है और सम अप करके 3 से मल्टीप्लाई कराना है एज स्टेप सेज। स्टेप ये है आपके पास। क्लियर है सर। अच्छा, इसके बाद तो यहाँ पे आप स्टेप देख भी लो, लिखा हुआ था स्टेप्स में कि पहले पोजीशंस उठाई ऑड, फिर पोजीशंस उठाई इवन। ये यहाँ पे ये लिखा हुआ भी आ रहा है यहाँ से। तो ये तो हमने कर लिया था ये वाला काम। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई करना था। अब हम जब पहले सम अप कर लेते हैं, सम अप जब हम करेंगे तो 3 + 7, ये ना 7 और 1 8 और एक 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 और 9 29। तो हम यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 29 से, तो 60 में हम कम करेंगे तो 57 बनेगा। यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है? 32 और 57 इज द सम। 32 और 57 हमें इसका सम मिल जाएगा। तो ये एक सम आ गया इसका। ठीक है। कैन आई हैव रिस्पॉन्सेज फ्रॉम महा, हारिस? आप लोगों को चीज समझ में आ रही है? हमजा का तो रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास। महा एंड हारिस, आपको ये क्लियर है पॉइंट? सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है। महा, फॉर यू?
calculation of a check digit. Maha, are you there? ठीक है, तो 32 और 57 आ गया। 32 और 57 का एडिशन करेंगे तो 7 और 2 जो होता है वो तो 9 होता है। आंसर 87 होगा। 29, 2 2 4 2 6, 7 और 1 8 और 1 9, 4 13 और 7 20 और 9 29। तो 29 को आप करोगे, हाँ 30 है ना, ठीक है, बिल्कुल सही। 87 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 333। अब 87 को 32 तो आ गया आपके पास, 32 और 87 आ रहा है, तो 7 और 2 जो है ना, 7 और 2 9 हो जाएगा। तो ये 7 और 2 तो आपके पास 9 हो गया, और 8 और 3 11 हो गया। तो ये हो गया आपके पास 119। ठीक है, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स गिवन, आपने जो पोजीशंस है, जो आपको सवाल मिलेगा, उस सवाल में ऑड डिजिट्स को अलग करना है, जो ऑड डिजिट्स हैं, और इवन डिजिट्स को अलग कर लेना है। यहाँ ऑड डिजिट्स रेड से, यहाँ ऑड से मुराद नंबर का ऑड होना नहीं है, उसकी पोजीशन है। तो ये चीज हो जाएगी। और उसके बाद फिर स्टेप में गिवन है कि आपने इवन को 3 से मल्टीप्लाई करना है प्लस करके, और दोनों नंबर को प्लस करना है, और 10 से उसको डिवीजन ले लेना है। यहाँ तक तो हम पहुंच गए, 119 ले लिया हमने, और 119 को अब हम डिवाइड करेंगे 10 से। तो 10 से अगर करेंगे तो 10 11 जा 1110 होता है। तो 1110 के बाद जो रिमाइंडर बचा है हमारे पास, वो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? अब 119 आ गया ना, 119 सही है, 119/10 है। तो 119/10 को जब हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यही यही सवाल था। तो 119 को बाय 10 करेंगे जब हम, तो ये आ रहा था। तो इसमें अगर हम यहाँ लिख दें 119/10, तो 10 11 जा 110, और बच गया 9। अब ये 10 में से 9 माइनस होगा तो बचेगा 1। तो जो आपका चेक डिजिट आ रहा है यहाँ पे जो लगेगा वो होना चाहिए 1। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस इज 1। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। तो यहाँ पे जब हम यहाँ इसको देखेंगे, तो ये तो आ रहा था 119, तो हम लिख सकते हैं कि 11 था ना, 10 11 से, तो 11 रिमाइंडर 9, और फिर उसके बाद 10 माइनस 9 विल गिव अस 1। तो इसका आंसर इस तरह से यहाँ पे निकल जाएगा। सबको क्लियर हो गया ये चेक डिजिट की कैलकुलेशन? तो ये तो हो गया। एक और डिफरेंट होता है चेक डिजिट का, वो ये होता है कि चेक डिजिट में एक तो 13 डिजिट था, ठीक है, और 13 डिजिट के बाद 13 डिजिट के बाद अब एक चीज आपके पास आती है मॉड्यूलो। एक तो मॉड्यूलो 13 था और एक 11 होता है, तो यहाँ लिखा हुआ भी था इससे पहले कि एक हो गया ISBN 13 और एक मॉड्यूलो 11 है। 11 का मतलब है कि चेक डिजिट्स 11 होंगे। उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उसमें हम ये करते हैं कि हमें ये मॉडलो 11 का दिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो इसमें ये करना होता है कि इसमें आपको एक नंबर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे एक नंबर देता है 4156 710। ये इसने आपको 7 डिजिट नंबर दे दिया। अब आपसे कहेगा कि इसके ऊपर आप वेट लगाओ। यहाँ वेट लगाने से मतलब है उसकी पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है इसकी पोजीशन। तो
4156,710 याद रखो 4156,710। मैं ऐसे यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ये मॉडलो 11 मेथड है, वो ISBN 13 था। अब इससे मैं करने जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन था उसको मैंने कॉपी किया। इसका स्टेप ये कहता है कि इसके ऊपर आप वेट लगाओ। यहाँ वेट लगाने का मतलब है पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमें फाइंड आउट करना है। तो वेट लगाने के लिए पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ। नंबर है 4 1 5 6 7 1 0, 4 1 5 6 7 1 0। कहता है पहले स्टेप में ईच डिजिट इन द नंबर इज गिवन अ वेटेज ऑफ 8 7 6 5 4 3 और 2 फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से आपने 8 को स्टार्ट करवाना है, यानी लेफ्ट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो कह रहा है आपको जो सवाल दिया जाएगा उसमें आपने राइट से लेफ्ट की तरफ वेटेज करना है, यानी नंबर को वेट देना है आप 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब इसमें ये करना है कि हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे इसको कि यहां से जब हम इसको वेट देना शुरू करेंगे 8 इज द मैक्सिमम, तो ये 8 है और 8 7 6 5 4 3 2 1। इस सवाल की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी पेपर में आता है ये हमेशा स्टेप्स देता है, यानी ये जो 1 से लेकर 4 स्टेप्स है ना, ये आपको पेपर में मिलेंगे। जैसे यहाँ पे उसने बता दिया आपको कि ई डिजिट in the number is given the weighting of 8 7 6 5 4 3 2 1 starting from left। लेफ्ट से 8 यानी लेफ्ट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ रहा है। द डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेट। जो वेट आप कर रहे हो आप उसको डिजिट से मल्टीप्लाई करा दो। जो वेट आप लिख रहे हो दैट इज जो आपने 8 7 6 5 4 3 2 1 है, उसको आप डिजिट से मल्टीप्लाई, यानी कह रहा है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओ। तो 8 4 जा 32, 4 8 जा 32, 7 1 जा 7, 6 5 जा 30, 5 6 जा 30, 4 7 जा 28, 3 1 जा 3, 2 0 जा 0। और ये वाला हमें नहीं पता तो वी विल नॉट बेसिकली डिस्टर्ब दिस, वी विल कीप दिस एज इट इज। तो यहाँ पर इसने इन सबको मल्टीप्लाई करा दिया। The digit is multiplied by the weighting and then each value is added to make a total। आपने टोटल निकालना है और फिर टोटल को डिवाइड करना है 11 से। अब आप टोटल निकालोगे, टोटल जो इसका निकल रहा है वो निकलेगा आपके पास 32। हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। थर्टी टू प्लस 7 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 3 which equals और 30 और 30 तो 60 हो गए। अच्छा ये तो 60 होगा, 30 और 30 ठीक है। और ये 7 और ये 3 ये 10 हो गए। तो 60 में 10 मिलाओ 70, 70 में 30 मिलाओ तो 100। यहाँ से ये 2 बच रहा था, ये 2 इसमें चला जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो ये 130 बनेगा। 130 चेक कर लो, 130 बन रहा है, तो ये आपका 130 बनना चाहिए। स्टेप के बाद कहता है इसको 11 से डिवाइड करो, टोटल डिवाइडेड बाय 11। तो 130 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो
11 का टेबल आप पढ़ सकते हो मैक्सिमम 130 डिवाइडेड बाय 11। 11 10 जा 11 11 जा 121 होता है। आपके पास बचेगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे फर्क है कि वहां हम 10 से माइनस कर रहे थे, यहाँ 10 से नहीं, यहाँ हम 11 से करते हैं। तो कहता है द रिमाइंडर इज देन सब्ट्रैक्टेड, द रिमाइंडर इज देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 11 to find the check digit. Note if the remainder is 10, then the check digit x is used. अब यहाँ पे जो बात कह रहा है कि अगर रिमाइंडर 10 आता है तो x is used का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो x की वैल्यू आनी चाहिए जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे ये कह देगा कि यहाँ तो 9 आ गया, सब्ट्रैक्ट 11 आ गया। 11 जब आप -9 करोगे अकॉर्डिंग टू द गिवन डायरेक्शंस, तो 11 - 2 जब आप करोगे तो यहाँ आपको चेक डिजिट 2 मिलेगा, और वो फिर आप यहाँ लिख रहे हो कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 2 मिल के आ रही है। तो इस तरह से आपका यहाँ चेक डिजिट फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये दो मेथड्स हैं जिससे हम चेक डिजिट निकाल सकते हैं।